आज हम एक विशेष मुद्दे पर, एक ऐतिहासिक मुद्दे पर यहाँ बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है तेलंगाना का किसान संग्राम और किस तरह से स्टालिनवादियों ने इस किसान संग्राम का गला घोटा, किस तरह से इसे असफलता की तरफ धकेला। एक ऐसा संग्राम जिसमें 50,000 से भी ज़्यादा युवा, औरतें, बच्चे शहीद हुए। भारत में जितने भी विद्रोह पूंजीवाद के खिलाफ, पूंजीवादी सरकार के खिलाफ हुए, उन विद्रोहों में तेलंगाना के विद्रोह का एक बहुत विशेष स्थान है। और तेलंगाना के विद्रोह को समझना, उसके इतिहास को समझना, क्रमशः इतिहास को समझना हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि हम स्टालिनवादी पार्टियों का, जो उस समय एक यूनिफाइड पार्टी हुआ करती थी, सीपीआई, सीधे जोसेफ स्टालिन के निर्देश पर वो काम कर रही थी, कॉमिंटर्न के निर्देश पर काम कर रही थी। हालांकि तेलंगाना विद्रोह के समय ये कॉमिंटर्न जो है मौजूद नहीं था, इसे भंग कर दिया गया था और कॉमन फॉर्म की नाम से जो है स्टालिन ने नया संगठन बना लिया था, जिसमें सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप की जो है, पूर्वी यूरोप के कुछ देश, कुछ पार्टियां शामिल थे। तो स्टालिनवादी कॉमिंटर्न ने किस तरह से 50,000 से भी ज़्यादा किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को, बच्चों तक को कत्ल कराया, और किस तरह से नेहरू और पटेल की सेनाओं ने, उनकी भेजी हुई फौजों ने उस समय ये कत्लेआम किया जिस समय स्टालिन के साथ उनकी एक तालमेल बन गई थी। और स्टालिन का जो है पूरा समर्थन उस समय नेहरू सरकार के साथ हो चला था। तो इसे हम समझेंगे, इस इतिहास को समझेंगे, और इस क्रम में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से पूरा जो सीपीआई का अपना इतिहास है, वो किस तरह से कॉमिंटर्न के, स्टालिन के नेतृत्व वाले कॉमिंटर्न के जिगजैग्स के साथ, उसकी ऊहापोह के साथ, उसके विचलनों के साथ बंधा हुआ है, और किस तरह से भारत में इस बड़े किसान विद्रोह का सत्यानाश करने में, उसका सर्वनाश करने में स्टालिन के नेतृत्व वाले कॉमिंटर्न, तीसरे इंटरनेशनल और उससे जुड़ी हुई भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का हाथ था। किस तरह से वो इसमें इंस्ट्रूमेंटल थे, किस तरह से वो, उनका जो है इसमें मुख्य भूमिका थी। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम जो ये समझेंगे कि इससे पहले जो लाइन चली आ रही थी कॉमिंटर्न की, सीपीआई की, वो किस तरह के जिगजैग से होती हुई आ रही थी। तेलंगाना का जो विद्रोह है ये तो 1948 में शुरू होता है और 1951 तक चलता है। सब दमन के बावजूद, सारी गद्दारियों के बावजूद, सारे भीतरघातों के बावजूद जो सीपीआई के नेता उस समय कर रहे थे, उन सब के बावजूद ये एक मजबूत विद्रोह 3 साल चलता है। और इस विद्रोह के दौरान लगभग 50,000 से ज़्यादा, जैसा मैंने कहा, कि लोग इसमें मारे जाते हैं। दुनिया के किसान विद्रोह में इस विद्रोह का, तेलंगाना का अपना एक विशेष स्थान है। तो ये तो 1948 में, 1947 में आप जानते हैं कि पावर ट्रांसफ़र हुई थी। ब्रिटिश पूंजीपतियों ने भारत के पूंजीपतियों को, जो नेहरू के नेतृत्व में, नेहरू गांधी के नेतृत्व में संगठित थे, उन्हें सत्ता का हस्तांतरण किया था। और उसके अगले ही साल जो है 1948 में ये विद्रोह शुरू हो गया था।
इस विद्रोह को शुरू करने में सीपीआई की बाकायदा एक योजना थी। ये विद्रोह जो है ये स्वयं स्फूर्त नहीं था, एक योजना थी उसकी, जिसके तहत ये विद्रोह शुरू किया गया था तेलंगाना में। सोच समझकर शुरू किया गया था सीपीआई द्वारा। हालांकि छोटे छोटे जो संघर्ष हैं वो 1947 के बाद किसानों और जमींदारों के बीच में पूरे देश में ही हो रहे थे, लेकिन उन्हें संघनित करते हुए एक बड़े किसान विद्रोह के तौर पर तेलंगाना क्षेत्र में ये जो विद्रोह था ये सीपीआई ने शुरू किया था। और ये सीपीआई की उस समय एक थीसिस थी जिसे हम रणदिवे थीसिस के नाम से जानते हैं, बीटी रणदिवे थीसिस के नाम से जानते हैं, जिस थीसिस के तहत बाकायदा ये एक लाइन ली गई थी। और अपने आप में ये थीसिस, अभी हम बताएंगे किस तरह से जदानोव थीसिस के ऊपर जो है पूरी आधारित थी, उसको कॉपी कर लिया गया था एक तरह से। तो ये 1948 में विद्रोह शुरू हुआ था, लेकिन इस विद्रोह के पीछे एक पृष्ठभूमि है। उसे समझ करके, उस पृष्ठभूमि को समझ कर ही हम इस विद्रोह की यांत्रिकी को, इस विद्रोह के अंतरिक को, उसकी मैकेनिक्स को हम समझ सकते हैं। ये जो उसकी पृष्ठभूमि है ये लंबे समय से चली आती है। अगर हम इसको ठीक से समझना चाहें तो ये असल में चीनी क्रांति से होती हुई चली आती है। लेनिन के मृत्यु के बाद आप जानते हैं कि किस तरह से स्टालिन ने चीन में एक नई लाइन देते हुए, ये लाइन देते हुए कि चीन जो है वो एक पिछड़ा हुआ किसानी देश है और इसलिए चीन के अंदर जो है मजदूर वर्ग सत्ता नहीं ले सकता, मजदूर वर्ग जो है वहाँ क्रांति को नेतृत्व नहीं दे सकता। उसने कोमिंतांग के साथ जो है हाथ मिलाया था स्टालिन ने, और कम्युनिस्ट पार्टी को, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को कोमिंतांग के मातहत कर दिया था। और 1925 में कैंटन और शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी ने जो सत्ता छीन ली थी, एक तरह से आप समझिए कि चीन में क्रांति हो गई थी। रूस में भी क्रांति ऐसी हुई थी, रूस में भी पेट्रोग्रेड शहर जो है उसी में सत्ता छीनी गई थी। तो चीन में अभूतपूर्व बहादुरी दिखाते हुए, अभूतपूर्व वीरता दिखाते हुए, जिस इतिहास को आज स्टालिनवादियों ने और माओवादियों ने पूरी तरह से दबा दिया है, उसे छुपा दिया है इतिहास को पूरी तरह से, तो ये दुनिया के इतिहास में, पूरी मानव जाति के इतिहास में ये अभूतपूर्व वीरता थी कैंटन और शंघाई के मजदूरों की, जिसमें उन्होंने एक ही साथ जमींदारों, जो वारलॉर्ड्स थे, वहां युद्ध सरदार थे, उनको, साम्राज्यवादी सेनाओं को एक ही साथ जो है, जापानीज आर्मीज को एक ही साथ उन्होंने कैंटन और शंघाई में कुचल दिया था और वहां विजय हासिल कर ली थी। विशेष रूप से शंघाई जो है वो मजदूरों के हाथ में था, इनकलाब हो गया था वहाँ, और स्टालिन ने जो है उस इनकलाब को सरेंडर कराया था। तो चीनी क्रांति का ये इतिहास है और इस इतिहास में हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ जिगजैग ले रहे हैं स्टालिन। वहाँ क्या हो रहा था कि मजदूरों ने सत्ता छीनी, मजदूरों ने क्रांति की। स्टालिन ने कहा कि नहीं, ये तो जनवादी क्रांति की स्टेज है, समाजवादी क्रांति की स्टेज नहीं है, समाजवादी क्रांति का चरण नहीं है, इसलिए इसमें सत्ता का जो दावेदार है वो चांग शेक है और उसकी पार्टी कोमिंतांग है, जो बुर्जुआ पार्टी थी, वह कांग्रेस जैसी पार्टी थी। ये दावेदार है सत्ता का, और मजदूरों का जो काम है वो उसको सहयोग करना है, उसे सत्ता लेने में सहयोग देना है, सत्ता लेना नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी को उसने कोमिंतांग के पीछे बांध दिया था और कोमिंतांग के पीछे बांधकर जीती हुई सत्ता को, कैंटन और शंघाई में जीती हुई सत्ता को सरेंडर करा दिया था। सरेंडर करते ही आप जानते हैं किस तरह से पहले चांग काई शेक ने और फिर वांगचिंग वी ने कम्युनिस्ट पार्टी का और मजदूरों का वहां कत्लेआम किया था। और 1928 आते आते वहां लगभग 2 लाख मजदूरों और कम्युनिस्टों को कत्ल कर दिया गया था। इस बीच में स्टालिन जो है वो चिपका हुआ था चांग काई शेक के साथ। उसने चांग काई शेक को एक पीजेंट इंटरनेशनल बना के उसका को चेयरमैन बना दिया था और चांग काई शेक को वो अपना सबसे मजबूत दोस्त बता रहा था चीन के अंदर। उस चांग काई शेक ने
1926 में ही बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया कम्युनिस्टों का। उसके बाद स्टालिन ने कहा कि चांग काई शेक धूर्त है और वांग चिंग वी जो लेफ्ट लीडर है कोमिंतांग का, तो वो जो है रिवोल्यूशनरी है। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से कैंटन के अंदर जो वांग चिंग वी है, तो वहाँ कत्लेआम होता है और वांग चिंग वी वहाँ से भाग जाता है। और बाद में उस कत्लेआम में वांग चिंग वी का अपना भी जो है सहमति होती है चांग काई शेक के साथ। और 1928 आते आते इस तरह से वहाँ क्रांति को लगभग कुचल दिया जाता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है जिसे साथी नोट करें, 1928 में जब ये सारी क्रांति पूरी तरह से नष्ट हो जाती है वहाँ, स्टालिन के ये दोस्त चांग काई शेक और वांग चिंग वी पूरी तरह से गला काट देते हैं कम्युनिस्ट पार्टी का और कुछ भी नहीं बचता। उस समय स्टालिन एक लाइन देता है जिसको हम थर्ड पीरियड की लाइन कहते हैं। स्टालिन कहता है कि भाई अब जो है दुनिया भर में साम्राज्यवाद बहुत कमज़ोर हो गया है और इसलिए विद्रोह का वक्त आ गया। और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को कहता है कि हथियारों के साथ अब जो है विद्रोह करो। लियोन ट्रॉट्स्की इसका बहुत सख्त विरोध करता है। लियोन ट्रॉट्स्की कहता है कि पूरी पार्टी का सर्वनाश हो गया है स्टालिन की नीतियों की वजह से, जिसमें स्टालिन ने ताकतवर कम्युनिस्ट पार्टी से सरेंडर कराया पावर को और उसको कोमिंतांग के मातहत किया कम्युनिस्ट पार्टी को। तो उसके बाद सर्वनाश हो गया और ये समय जो है विद्रोह करने का नहीं बल्कि तैयारी करने का है, भूमिगत रहकर तैयारी करने का है। स्टालिन नहीं मानता और क्योंकि कोमिंटर्न स्टालिन के हाथ में है तो स्टालिन जो है वो निर्देश देता है वहाँ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को कि विद्रोह करो। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी विद्रोह करती है और 1928 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के जो आखिरी निशान हैं उनको भी मिटा दिया जाता है। शहरों में बड़े ज़बरदस्त तरीके से कत्लेआम होता है। कम्युनिस्टों के जो है हाथ पीछे बांध करके सड़कों पर बैठा के उनके जो है लाइन में बिठा के सिर काट दिए जाते हैं। तो 1928 का ये जो कत्लेआम है इसके बाद वहाँ पूरी तरह से सफाया हो जाता है। और जो लोग स्टालिन का समर्थन कर रहे थे जिनमें से माओ त्से तुंग एक था, हमने पहले भी बताया कि वो वहाँ से शंघाई से भाग खड़े होते हैं और वहाँ से भागते हुए वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, जंगलों में भाग जाते हैं, पीठ दिखा करके भाग जाते हैं, मजदूरों को उनके भरोसे छोड़ करके भाग जाते हैं और एक तरह से इनकलाब से गद्दारी करते करके जो है वो भाग जाते हैं। और यही लोग थे, ये दक्षिणपंथी हिस्सा था कम्युनिस्ट पार्टी का जो इससे पहले स्टालिन की नीतियों का समर्थन कर रहा था, उन नीतियों का समर्थन कर रहा था जिनकी वजह से चीनी क्रांति तबाह हुई थी। यहाँ जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का सेक्रेटरी है चेन त्यूशू, वो एक चिट्ठी लिखता है 1929 में और वो कहता है कि हाँ मैंने स्टालिन की नीतियों का जो है समर्थन किया, उनका पालन किया और मैं समझ गया हूँ कि वो पूरी तरह से गलत थी और उनकी वजह से सत्यानाश हुआ। मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ और स्टालिन जिम्मेदार है, मैं संबंध तोड़ता हूँ स्टालिन से। और उसने कहा कि चेंतिशु ने कहा कि लियोन ट्रॉट्स्की बिल्कुल सही कह रहा था, उसकी नीति सही थी। तो चेंतिशु जो है वो वाम विपक्ष में शामिल हो गया। ये चीन की कहानी थी जिसमें 1928 में ये जो थर्ड पीरियड की लाइन थी स्टालिन की, जिसमें स्टालिन ने कहा कि अब जो है इनकलाब का समय आ गया। ये असल में स्टालिन इसलिए कह रहा था कि स्टालिन की वजह से जो सत्यानाश हुआ था, तो स्टालिन एक बड़ा जुआ खेलना चाहता था वहाँ चीन के अंदर कि किसी तरह से अपना जो काला मुंह है उसे जो है उजला किया जा सके, उसे साफ किया जा सके। तो उसके लिए उसने एक बड़ा जुआ खेला 1928 में, जिससे कम्युनिस्ट पार्टी का पूरी तरह से बची खुची कम्युनिस्ट पार्टी का भी वहाँ तबाही हो गई, सफाया हो गया। तो इसको साथ ही याद रखें, 1928 में स्टालिन की लाइन थी जिसमें स्टालिन ने कहा कि थर्ड पीरियड की लाइन के दुनिया में जो है उभार का वक्त आ गया और अब जो है सब जगह विद्रोह करो। तो ये असल में जो कोमिंटर्न के पूर्वी हिस्सों के मामलों की कमेटी थी ECCI, जो उसकी जो है कांग्रेस होने वाली थी, तो उसमें स्टालिन को जवाब देना था, स्टालिन को अपनी नीति को किसी तरह से डिफेंड करना था। तो वो ये चाह रहा था कि किसी तरह से छोटी मोटी कोई विजय चीन में मिल जाए तो मेरा जो है उसमें मुँह उजला हो जाए। ये नहीं हो पाया, पूरी तरह से इनकलाब तबाह हो गया और उसके बाद उसने अंधा होकर वाम विपक्ष के ऊपर हमला शुरू कर दिया। ट्रॉट्स्की को सोवियत संघ से बाहर खदेड़ दिया, उसे बाहर निकाल दिया ट्रॉट्स्की को, और पूरे जितने भी नेता थे बोल्शेविक नेता थे
तो उनके खिलाफ जो है एक उसने अभियान धीरे धीरे शुरू कर दिया, जिसको हम आगे आकर के देखेंगे किस तरह से वो मॉस्को ट्रायल्स में जो है बदल जाता है, और वो पूरी की पूरी जो सेंट्रल कमेटी है, पूरी लाल सेना की कमांड है, पूरी पूरी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, उन सबका सफाया करता है स्टालिन उसके बाद 1937 तक। तो यहाँ स्टालिन की लाइन थी चीन के अंदर 1928 में कि अब जो है उभार का समय आ गया, थर्ड पीरियड की लाइन थी। इसके बाद का जो समय है, जब ये चीनी क्रांति जो है असफल हो गई, तो उसके बाद का जो समय है ये एक लल का समय है, जिस समय अगर हम कॉमिंटर्न के अंदर देखेंगे तो स्टालिन सिर्फ अपनी खिसियाट में वो सिर्फ अपना टाइम पास कर रहा है, वो किसी तरह का जो है उसके अंदर कोई बड़ी राजनीति, कोई बड़ी नीति चीन के मसले पर विशेष रूप से नहीं लेकर के आ रहा है। चीन के मसले को पूरी तरह से दबा दिया जाता है कॉमेंटर्न के अंदर, ये चीन के ऊपर बात नहीं हो, चीन के ऊपर बात करके ख़त्म कर देता स्टालिन के भी चीन में हमारी नीति जो है वो बिल्कुल सही थी। और चीनी क्रांति की इस तबाही के बाद माओ त्से-तुंग और तमाम लोग जो स्टालिन का समर्थन कर रहे थे वो जंगलों में भाग जाते हैं, या इस दूसरी चीनी क्रांति का अंत हो जाता। चीनी क्रांति का अंत हो जाता, लेकिन इसके साथ ही जर्मनी के अंदर फासिज्म मजबूत हो रहा था। अब जर्मनी जो है वो हिस्ट्री के एजेंडे पे आता है, और जर्मनी के अंदर ये जो लाइन थी स्टालिन की 1928 की, जिसमें मैंने बताया कि स्टालिन ने कहा कि ये उभार का समय आ गया, थर्ड पीरियड आ गया, तो इस लाइन के चलते इस लाइन को 1928 और 29 में जर्मनी पे लागू कर दिया गया। वहाँ कहा गया कि उभार का समय आ गया, इसलिए सामाजिक जनवादियों से अपना नाता तोड़ो। जो सामाजिक जनवादी मजदूर थे, 2/3 मजदूर वहाँ सामाजिक जनवादी थे, और लगभग 1/3 जो है वो कम्युनिस्ट थे। तो स्टालिन ने कहा कि ये उभार का समय आ गया है, और हमें जो है सामाजिक जनवाद की कोई ज़रूरत नहीं है, सामाजिक जनवादी नहीं है तो सोशल फासिस्ट हैं, सामाजिक फासिस्ट हैं, सामाजिक फांसीवादी हैं, तो इनसे नाता तोड़ो, और कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो अलग होकर के जो है इनसे अपना काम करे, राजनीतिक संघर्ष करें। इस लाइन ने मजदूरों में फूट डाल दी। सामाजिक जनवादी मजदूर एक तरफ हो गए, जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले मजदूर थे वो एक तरफ हो गए, और इस फूट का सबसे बड़ा फायदा हिटलर को मिला। स्टालिन ने हिटलर को सीधी मदद भी दी। मसलन 1931 में जो रेफरेंडम हिटलर ने वहाँ कराया सामाजिक जनवादी सरकार के खिलाफ, तो स्टालिन ने उसमें कम्युनिस्ट पार्टी को धकेला, और कम्युनिस्ट पार्टी को रेड रेफरेंडम के नाम से उसमें साथ साथ अपना रेफरेंडम चलाने के लिए सामाजिक जनवादी सरकार के खिलाफ उकसाया, जिससे सबसे बड़ा फ़ायदा जो है उसमें हिटलर को मिला। और हिटलर जो है उसके कुछ ही महीनों के बाद हम देखते हैं कि जनवरी 1933 में सत्ता में आ जाता। तो हिटलर के सत्ता में चांग शेक की विजय, चीन में क्रांति का सफाया, और हिटलर के जर्मनी में सत्ता में आने के साथ ये जो नीति है स्टालिन की, ये 1933 और 34 तक पूरी तरह से जो है ये स्पष्ट हो जाती है। अब यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण तेलंगाना के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तेलंगाना के किसान विद्रोह के संदर्भ में, तो अब यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपको जो है बात कहने जा रहा हूँ कि ये जो पीरियड है जर्मनी के अंदर हिटलर के सत्ता में आ जाने के बाद, चीनी क्रांति से हिटलर के सत्ता में आने तक, चीनी क्रांति की असफलता से हिटलर के सत्ता में आने तक, और हिटलर के सत्ता में आने से फिर आगे, तो ये जो पीरियड है ये ऐसा पीरियड है जिसमें स्टालिन की नीतियाँ, हिस्ट्री में दो इसके बहुत बड़े टेस्ट हैं ये स्टालिन की नीतियों के, मेंशेविक नीतियों के, जिसमें पहले चीन का इनकलाब तबाह होता है, उसके बाद जो है जर्मनी। इसके बीच में भी छोटी छोटी चीज़ें आई हैं, जैसे इंग्लैंड में माइनर्स की हड़ताल है 1926 की, उसको तबाह किया स्टालिन की नीतियों ने, पूंजीपतियों के साथ जो है मोर्चा बनाने की नीतियों ने, और छोटे छोटे फेलियोर्स हैं, लेकिन ये दो मेजर फेलियोर हैं, दो बड़े फेलियोर हैं। हालांकि इंग्लैंड के अंदर ये जो माइनर्स के स्ट्राइक का फेलियोर है ये भी बड़ा फेलियोर है, क्योंकि इसके अंदर जो टोरी सरकार थी तो वो गिर गई थी, और ये बहुत ज़बरदस्त जो है वह हड़ताल थी खदान मजदूरों की। लेकिन ये दो बड़े मेजर जो है इंसिडेंट्स हैं हिस्ट्री के, जिसमें स्टालिन की नीतियां जो हैं वो टेस्ट हो रही थी।
तो इस सब के चलते 1928 से लेकर के चीनी क्रांति के तबाह होने से लेकर के और हिटलर के सत्ता में आ जाने तक ये स्टालिन की नीतियों का पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है पर्दाफाश हो रहा था। उसके बाद का जो दौर है हम देखते हैं कि किस तरह से 1934 से शुरू होकर और 37 तक जो दौर जाता है, इसमें दो बड़े महत्वपूर्ण चीज़ें हो रही थी। एक तरफ तो स्टालिन वाम विपक्ष के ऊपर हमला करके उसका सफाया कर रहा था। लगभग ये कहा जाता है कि 50 लाख लोगों को, जिसमें यंग कार्डर्स थे, रेड आर्मी के, पार्टी के और टॉप लीडर्स थे, उन सब का सफाया जो है स्टालिन ने वहाँ 1937 तक जो है कर दिया था। 1937 में स्पेनिश रेवोल्यूशन को जो है स्टालिन फेल करता है, वहाँ सीधे अपनी आर्मीज भेजता है रेवोल्यूशन को क्रश करने के लिए। तो वो एक इतिहास है। उसके बाद का जो इतिहास है हम इस पर बात करेंगे कि जून 1934 और 39 के बीच में स्टालिन के जिगजैग चल रहे हैं। स्टालिन, क्योंकि दुनिया जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है, दूसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, और इसमें स्टालिन के जिगजैग चल रहे हैं। स्टालिन कभी फ्रांस और ब्रिटेन के साथ जाने का जो है मन बनाता है, कभी स्टालिन हिटलर की तरफ झुकता है, हिटलर से डरता भी है। 1933 में हिटलर के सत्ता में आ जाने के साथ स्टालिन को एक बड़ा डर भी है। तो उस डर को से मुकाबला करने के लिए स्टालिन कभी ब्रिटेन और फ्रांस की शरण में जाने की सोचता है, विशेष रूप से फ्रांस की, और कभी हिटलर के साथ दोस्ती करने की सोचता है। तो ये जो पीरियड है 1933-34 से लेकर के और 1938-39 तक का, ये इन जिगजैग्स का पीरियड है। यही दौर है जिसके अंदर स्टालिन जो है अपने यहाँ वाम विपक्ष का सफाया करता है पूरी तरह से, जिसमें लाल सेना के बहुत बड़े कमांडर, जिनके नाम से जो है फांसीवादी कांपते थे, तो उन सबका भी सफाया करता है इसमें, क्योंकि वो रिवोल्यूशन के प्रति जो है कमिटेड थे। तो ये पूरा का पूरा जो है दौर चलता है। और 1939 में आप सब जानते हैं कि अगस्त 1939 में जब फ्रांस और ब्रिटेन जो हैं स्टालिन के साथ नहीं आते, उसके साथ मोर्चा नहीं बनाते, तो स्टालिन जो है वो बहुत ही अवसरवादी तरीके से हिटलर के साथ मोर्चा बना लेता है 1939 में। अगस्त 1939 में स्टालिन और हिटलर के बीच में एक युद्ध संधि हो जाती है। तो ये जो युद्ध संधि स्टालिन और हिटलर के बीच में होती है, इसके साथ ही पूरी दुनिया के अंदर जर्मनी कि जितने भी कॉलोनीज हैं, तो उनके अंदर जो है तमाम कॉलोनीज में जो आंदोलन है उसको रोक दिया जाता है। इटालियन कॉलोनीज में आंदोलन को रोक दिया जाता है। और 1939 में ये समझौता होता है, और 1939-41 में ये समझौता टूटता है, जब हिटलर एक दूसरी योजना बना रहा है। वो यूरोप के साथ साथ रूस को भी निगलने की योजना बना रहा है। तो जब हिटलर रूस पर हमला कर देता है स्टालिन की सारी आशाओं के खिलाफ, तो ये मोर्चा टूटता है, और स्टालिन जो है 1941 में सीधे फ्रांस और ब्रिटेन के साथ जो है मिलकर मोर्चा बना लेता है। ये जो मैं पृष्ठभूमि आपको बता रहा हूं, यह भी आपको पता चलेगा जब मैं 1948 पर आऊंगा किस तरह से रेलिवेंट है ये। तो 41 में मोर्चा टूटता है और स्टालिन जो है वो फ्रांस और ब्रिटेन के साथ चला जाता है। अमेरिका बाद में वॉर में आता है। तो ये जो मोर्चा है फ्रांस और ब्रिटेन के साथ, ये फिर स्टालिन का 1948 तक चलता है। भारत में 1947 में पावर ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद भी ये मोर्चा जो है ये जारी रहता है। स्टालिन के जो वहम है, उसके जो भ्रम है कि ये मोर्चा चलता रहेगा, हम देखेंगे किस तरह से वो जारी रहते हैं। तो 1948 में जो है एक मोड़ इसमें आता है, जब दूसरा विश्व युद्ध जो है वो ख़त्म हो चुका होता है, और ये जो मोर्चा बनाया था स्टालिन ने फ्रांस और ब्रिटेन के साथ, इसकी समीचीनता, इसकी रेलिवेंस अपने आप में ख़त्म हो जाती है। फांसीवाद को जो है कुचल दिया जाता है। जो एक्सेस पावर्स हैं, धुरी राष्ट्र हैं, उनको कुचल दिया जाता है। तो अब ये मोर्चा जो है ये बिखरने के कगार पे आने लगता है।
धीरे धीरे। और 1948 में जो है एक ये मुझे देखना होगा कि ये 1948 में ये एक जो है 1947 में मार्च अप्रैल 1947 में जो है ये कॉन्फ्रेंस हुई थी मॉस्को में। मॉस्को में स्टालिन जो है वो मित्र शक्तियों की एक कॉन्फ्रेंस करता है, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, तमाम जो मित्र शक्तियां हैं उनके विदेश मंत्री हिस्सा लेते हैं। और उसके अंदर स्टालिन जो है उनके सामने ये प्रस्ताव रखता है कि बेशक जो दूसरा विश्व युद्ध है ये खत्म हो गया हो, लेकिन हमारा ये मोर्चा चल सकता है, और किस आधार पर चल सकता है उसके भी प्रस्ताव रखता है स्टालिन। लेकिन ये जो बाकी के विदेश मंत्री हैं ये इसमें कोई रुचि नहीं लेते। और 1947 में इस कॉन्फ्रेंस के बाद, इस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तीनों जो संधियां हुई थी पोट्सडैम की, याल्टा की, तेहरान की, दूसरे विश्व युद्ध में स्टालिन और साम्राज्यवादियों के बीच में, उन संधियों का उल्लंघन शुरू कर देते हैं। और अब स्टालिन जो है वो एक फिक्स में आ जाता है, एक मुसीबत में आ जाता है जब उनका उल्लंघन शुरू होता है। इनके साथ वॉर जो है वो सिर पर मंडराने लगती है, तो स्टालिन जो है वो एक फिक्स में आ जाता है। तो स्टालिन अपने आप को मजबूत करने के लिए तब जो औपनिवेशिक बूर्जुआजी है, जिसमें से नेहरू की सरकार एक थी, उसके ऊपर दबाव बनाने की सोचता है, इन साम्राज्यवादी ताकतों की कमर तोड़ने की सोचता है, ताकि इनके ये जो एलाइज हैं ये उनसे अलग हो जाएं, और अपनी भूमिका को, अपने रोल को विशेष रूप से औपनिवेशिक दुनिया में जो है वो तलाशना शुरू करता है, जिसमें से भारत एक है। यहां नेहरू सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए, क्योंकि नेहरू सरकार पावर लेने के बाद, ताकत लेने के बाद, यहां सत्ता में आने के बाद कॉमनवेल्थ का हिस्सा बनी रही और कॉमनवेल्थ को सपोर्ट करती रही, ब्रिटेन के शिविर में जो है वो अपनी जगह मजबूती से बनाए रही। तो स्टालिन जो है उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए, नेहरू सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए, यहां सीपीआई को जो है एक औजार की तरह इस्तेमाल करता है, और नेहरू के इस शासन में जो है उत्पात करने का, उसमें गड़बड़ी करने का जो है वो एक रणनीति तैयार करता है। और उस रणनीति के तहत सीपीआई को एक औजार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए तेलंगाना में वो एक विद्रोह की जो है योजना बनवाता है सीपीआई से। तेलंगाना में किसान विद्रोह का जो है, इस तरह के संगठित किसान विद्रोह की कोई वास्तविक जमीन इसलिए मौजूद नहीं थी कि एक तो किसानों को इसके लिए तैयार नहीं किया गया था, और फिर तेलंगाना एक पॉकेट में एक किसान विद्रोह नहीं हो सकता था। पूरे देश में रेडिकलाइजेशन हो रहा था, तो पूरे देश के स्तर पर यह सोचा जा सकता था, और जिसके लिए मजदूर वर्ग को धुरी बना करके जो है ये क्रांति जो है वो अपना रास्ता ले सकती थी। लेकिन स्टालिन को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। उसे नेहरू सरकार के ऊपर एक छोटा सा दबाव बनाना था, नेहरू सरकार को अपनी ताकत दिखानी थी, उसका प्रदर्शन करना था। तो उसने सीपीआई को औजार बनाते हुए जो है ये शुरू किया। और 1948 में आप देखते हैं कि रणदीवे थीसिस रखी गई, बीटी रणदीवे के नाम से एक थीसिस रखी गई। और ये थीसिस जो है झदानोव थीसिस का एक तरीके से पुनर्पाठ ही नहीं थी, बल्कि उसको कॉपी कर लिया गया था। झदानोव थीसिस जो थी उसके चैप्टर 1 और 2 को तो ज्यों का त्यों कॉपी कर लिया गया था। ये जो झदानोव थीसिस है, ये दरअसल स्टालिन ने अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन के पीठ फेर लेने के बाद 1948 में उसने झदानोव थीसिस रखी थी, जिसमें उसने फिर वही बात कही थी 1948 में जो उसने 20 साल पहले 1928 में कही थी। उसने कहा कि दुनिया भर में इनकलाब का टाइम आ गया है, इनकलाब का समय आ गया है, और अब हमें जो है
अपनी पूरी ताकत के साथ बगावत करनी चाहिए और इन बगावतों को हथियारबंद होना चाहिए और इनमें हमारी विजय जो है वो निश्चित है। दरअसल यहां स्टालिन किसी क्रांति की मांग नहीं कर रहा था, ना स्टालिन ऐसी क्रांति चाहता था। उससे पहले हमने देखा किस तरह से स्पेन में क्रांति का वो गला घोट चुका था। वो चाहता ये था कि इस औपनिवेशिक बूर्जुआजी के ऊपर, विशेष रूप से नेहरू सरकार के ऊपर, ये दबाव बनाकर उसे कॉमनवेल्थ से अलग कर दिया जाए और मॉस्को के नेतृत्व वाले, सोवियत नेतृत्व वाले शिविर में जो है उसे शामिल कर दिया जाए। तेलंगाना की इस बगावत ने नेहरू सरकार के ऊपर वाकई बहुत बड़ा दबाव डाला और नेहरू सरकार भी ये समझ गई कि बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ स्टालिन जो है वो गड़बड़ी करा सकता है सीपीआई के जरिए। तेलंगाना में उसने अपनी ताकत दिखाई। 1948 से और 51 तक फौज भेजने के बावजूद, सारे दमन के बावजूद, 50,000 लोगों के मारे जाने के बावजूद ये जो बगावत है ये रुकी नहीं। ये बगावत लगातार चलती रही बहुत मजबूती से। तो इस सब के बावजूद ये बगावत चलती रही और इससे नेहरू सरकार के ऊपर जो दबाव स्टालिन बनाना चाह रहा था वो बहुत ही कारगर रहा, वो काम कर गया। तो ये जो जदानो थीसिस थी जिसको स्टालिन ने अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के साथ मोर्चा टूट जाने के बाद रखा था, जिसमें उसने कहा था कि बगावत का टाइम आ गया, जिसका असली मकसद था कि इन साम्राज्यवादी देशों की जो कॉलोनीज थी उनके अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टियां थी उनको उकसाना और इन साम्राज्यवादियों के खिलाफ बगावत करा के इनके ऊपर दबाव बनाना कि ये सोवियत संघ के ऊपर, स्टालिन के शासन के ऊपर हमले की ना सोचें, उसे परेशान करने की ना सोचें। तो इनको जो एंगेज करने के लिए स्टालिन ने इनकी जितनी भी कॉलोनीज थी जिनके अंदर स्टालिन ने पिछले कई सालों में 1941 से लेकर के और 48 तक सारे संघर्षों को रोक के रखा था। 1941 में इन ताकतों के साथ, मित्र शक्तियों के साथ समझौता हो जाने के बाद स्टालिन ने इनकी कॉलोनीज में तमाम तरह के संघर्षों पर ब्रेक लगा दी थी। आपने देखा किस तरह से भारत में भी जो स्टालिनवादी सीपीआई थी उसने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ना छोड़कर, उसके खिलाफ संघर्ष छोड़कर वो उसकी गोद में बैठ गई थी, उसके लिए खुफियागिरी करने लगी थी, उसके लिए फौज में भर्तियां करने लगी थी। और दूसरे विश्व युद्ध में सीपीआई ने, स्टालिनवादी सीपीआई ने यहाँ औपनिवेशिक सत्ता का, ब्रिटिश सत्ता का पूरी तरह से साथ दिया था स्टालिन के कहने से, स्टालिन के निर्देश पर। और इस तरह से सीपीआई ने यहाँ एक क्रांति घाती की, स्वतंत्रता आंदोलन की पीठ में छुरी मारने वाले की भूमिका जो है वो अदा की थी। और इसी तरह की भूमिकाएं जो हैं दुनिया भर में जो कम्युनिस्ट पार्टियां थीं वो अदा कर रही थी स्टालिन के निर्देश पर। वो अपने अपने देशों में, औपनिवेशिक देशों में, कॉलोनीज में घात कर रही थी, गद्दारी कर रही थी और इन सब का जो नियंत्रण था वो स्टालिन के हाथ में था। और स्टालिन का उद्देश्य सिर्फ एक था कि मॉस्को में उसकी जो ताकत है स्टालिन की, उसकी जो सत्ता है वो सुरक्षित रहे, ये साम्राज्यवादी शक्तियां जो हैं उसे परेशान ना करें। इसलिए इनके ऊपर दबाव बनाए रखने के लिए वो इन कम्युनिस्ट पार्टियों को अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर रहा था, बजाय अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने की। ये वक्त था जिस वक्त में ये जो पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टी है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है, विशेष रूप से सीपीआई, ये कॉम्प्लेसेंट थी और इसने हर तरह का संघर्ष जो है वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ रोक दिया था, बल्कि उसके साथ सहयोग कर रही थी। तो 1948 में जब ये जो संघात है ये टूटता है, तो उस समय ये जो सीपीआई है, स्टालिन इसको निर्देश देता है कि नेहरू के रेजिम को जो है डिस्टर्ब किया जाए। और उसे ये एक सिर्फ लिमिटेड सेंस में इतना सा डिस्टर्ब करता है कि जिससे उसे समझौते की मेज पर लाया जा सके।
और इस सब के चलते नेहरू सरकार जो है इस सब से बुरी तरह दुखी आ जाती है और 1950 और 51 आते आते हम देखते हैं कि नेहरू सरकार कैपिचुलेट करने लगती है। वाइशंस्की जो भारत में राजदूत है, ये वही वाइशंस्की है, मैं आपको याद दिला देता हूं, जिसने मॉस्को ट्रायल्स में बोल्शेविक नेताओं का कत्लेआम किया था। ये वही वाइशंस्की है जिसने लेनिन और ट्रॉट्स्की के वारंट निकाले थे मेंशेविक सरकार की तरफ से। ये इस वाइशंस्की को स्टालिन जो है यहाँ राजदूत बना करके भेजता है, एम्बेसडर बना के भेजता है, जो एक यहाँ एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, उसमें नेहरू सरकार और उसके मंत्रियों को बुलाता है। और इस पार्टी में वो नेहरू को इस बात के लिए तैयार करता है कि वो गुटनिरपेक्षता की घोषणा कर दे, कॉमनवेल्थ के साथ जो उसकी प्रतिबद्धता है उसको ख़त्म कर दे, चीन को एक स्वतंत्र राज्य के तौर पे मान्यता दे दे, चीनी क्रांति को मान्यता दे दे, और इन तमाम चीज़ों के लिए और सोवियत संघ के शिविर के साथ जो है वो अपना एक क्लोज रिलेशनशिप बनाए। तो परेशान नेहरू जो है और उसकी सरकार जो है वो इसके लिए तैयार हो जाती है, और इसके लिए तैयार होते स्टालिन जो है वो अपना जो तेलंगाना बगावत के पीछे उसका हाथ था उसको वापस खींच लेता है, और उन तमाम किसानों को जिनको निहत्थे हथियारबंद फौज के मुकाबले पर उतारा गया था, 50,000 की तादाद में मरवाया गया था, उनको फौज के मुकाबले पे बिल्कुल निहत्था छोड़ के स्टालिन और सीपीआई अलग हो जाते हैं। रणदीवे लाइन की, बीटी रणदीवे लाइन की, जिसको 1948 में बड़े जोर शोर से जो है उसको सामने लाया गया था, बीटी रणदीवे लाइन को। उससे पहले की जो लाइन थी, पीसी जोशी लाइन जिसको हम कहते हैं, उसकी अभी हम बात करेंगे। तो पीसी जोशी लाइन को क्रिटिसाइज करके रणदीवे लाइन को लाया गया था, और फिर रणदीवे लाइन को उलट करके रणदीवे को बाहर निकाल दिया जाता है, बीटी रणदीवे को पार्टी से, और रणदीवे लाइन को उलट के फिर वही जो 1941 वाली लाइन है तो उसको पीसी जोशी लाइन को फिर से रेस्टोर कर दिया जाता है। तो ये जो स्टालिन के जिगजैग हैं, इनके बीच में ये जो तेलंगाना की जो किसानी बगावत है ये पूरी तरह से तबाह हो जाती है। इन जिगजैग्स को समझने के लिए हमें जो मैंने पहले ये सारा हिस्ट्री को जो नरेट किया, हमें इसको गंभीरता से समझना चाहिए। चीनी क्रांति में स्टालिन के जो जिगजैग हैं वही ठीक जिगजैग हमें फिर यहाँ दिखाई देते हैं, और हमें दिखाई देता है कि किस तरह से ये एक के बाद दूसरी थीसिस जो हैं ये बदली जा रही है। मसलन जून 1941 में आप देखते हैं कि जैसे ही हिटलर के साथ मोर्चा टूटता है और इन मित्र शक्तियों के साथ स्टालिन का मोर्चा बनने लगता है, तो स्टालिन जो है वो, और स्टालिन आप देखेंगे कि इन सब थीसिस के पीछे खड़ा रहता है, वो अपना हाथ नहीं, अपना नाम नहीं देता कहीं भी। स्टालिन का नाम आप इन किसी थीसिस में नहीं देखेंगे। कभी दिमित्रोव थीसिस आ रही है, कभी दत्त ब्रेडले थीसिस आ रही है, कभी जदानोव थीसिस आ रही है, स्टालिन थीसिस नाम की कोई चीज़ नहीं है। स्टालिन पीछे खड़ा होकर तमाशा देखता है और इनके साथ ऐसे खेलता है जैसे ताश के पत्तों के साथ जो है जुआरी खेलता है। तो आप देखेंगे 1941 में, जून 1941 में जो है ये दत्त ब्रेडले थीसिस आती है। दत्त ब्रेडले थीसिस क्या है? दत्त ब्रेडले थीसिस जो है ये 1934 से 41 तक सीपीआई की जो लाइन चली आ रही थी उसको अतिवादी लाइन कहकर, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट लाइन कहकर ये दत्त ब्रेडले थीसिस रिजेक्ट करती है। ये जो दत्त ब्रेडले थीसिस है ये इसी से पीसी जोशी लाइन निकली है। पीसी जोशी लाइन जो है वो इस दत्त ब्रेडले थीसिस का समर्थन करती है जो 1941 की थीसिस है। ये थीसिस क्या कहती है? ये थीसिस, इस थीसिस को नाम दिया गया था पीपल्स वॉर की थीसिस, जनयुद्ध की थीसिस। वास्तव में जनयुद्ध की थीसिस नहीं थी, असल में ये बिल्कुल उल्टी थीसिस थी। ये थीसिस जो है दरअसल जो औपनिवेशिक ताकतें थी, कम्युनिस्ट पार्टीज को उन औपनिवेशिक ताकतों के पीछे बांधती थी। मूल रूप से भारत के अंदर सीपीआई को
ब्रिटिश सरकार के पीछे बांधने के लिए जनयुद्ध की थीसिस जो है ये तैयार की गई थी। जनयुद्ध का क्या मतलब था, इसे जनयुद्ध की थीसिस क्यों कहा गया? बड़ा डिसेप्टिव नाम है, हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई जो है कोई बगावत करने के लिए थीसिस लाई गई। नहीं, ये बगावत के ऊपर पानी डालने के लिए थीसिस लाई गई थी। इस थीसिस का नाम जो है पीपल्स वॉर या जनयुद्ध की थीसिस इसलिए था कि स्टालिन का ये कहना था कि हिटलर ने क्योंकि सोवियत संघ के ऊपर हमला कर दिया है, इसलिए अब ये साम्राज्यवादी युद्ध दुनिया में जो साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच में युद्ध था, ये साम्राज्यवादी युद्ध ना रह करके ये जन युद्ध बन गया, पीपल्स वॉर बन गई है। और इसलिए इस पीपल्स वॉर में अब सारे पैमाने और सारी अलाइनमेंट्स जो हैं वो चेंज हो गई हैं, जिसका मतलब था कि कॉलोनीज में अब वॉर को हमें रोक देना चाहिए। कॉलोनीज में हमें जो स्ट्रगल है, एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल है, उसे रोक देना चाहिए और उसे रोक करके जो मित्र शक्तियां हैं उनके साथ हमें मोर्चा बना लेना चाहिए और हिटलर के खिलाफ लड़ना चाहिए, फांसीवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए। जिसका मतलब था भारत में इसका क्या मतलब था? भारत में इसका मतलब था कि सीपीआई को ब्रिटिश सरकार की गोद में बैठ जाना चाहिए और ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर उसे जो है फांसीवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए। उससे पहले 1939 में अपनी मौत से पहले लियोन ट्रॉट्स्की ने भारत के मजदूरों को लिखे लेटर में इस लाइन को प्रिडिक्ट किया था। उसने कहा था कि ये होने जा रहा है, कि स्टालिन जो है ये करेगा, कि स्टालिन जो है वो हिटलर के साथ जो है मोर्चा बना चुका है, जो मोर्चा बहुत जल्दी उसका टूटेगा हिटलर के साथ, और स्टालिन जो है फिर ब्रिटेन के साथ जाएगा और पार्टी को मजबूर करेगा कि वो जो है ब्रिटिश एम्परेस की गोद में बैठे। और इसके चलते ट्रॉट्स्की ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है। अगर इसको जो है वास्तव में ब्रिटेन को किसी तरह से भारत की जनता की चिंता है, उसके मेहनत का जनता की चिंता है, तो उसे सबसे पहले उन्हें आज़ादी देनी चाहिए और उसके बाद जो है हिटलर के खिलाफ मोर्चे की बात करनी चाहिए। तो 1941 में हम देखते हैं कि किस तरह से ये दत्त ब्रेडले थीसिस आती है और इस दत्त ब्रेडले थीसिस से जो है तब ये लाइन निकलती है यहाँ सीपीआई की, जो पीसी जोशी लाइन है, जनयुद्ध की लाइन है। जनयुद्ध की लाइन का मतलब है ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता, स्वतंत्रता संग्राम की पीठ में छुरी मारना। तो ये जो लाइन है जो जून 1941 में दत्त ब्रेडले थीसिस से निकल करके आती है और हमारे यहाँ ये पीसी जोशी लाइन के तौर पे सामने आती है, तो ये पूरी तरह से 1934 से और 41 के बीच में जो सीपीआई की लाइन है, जो थोड़ा बहुत संघर्ष सीपीआई कर भी रही थी क्योंकि उस समय जिगजैग चल रहा था, स्टालिन ये तय नहीं कर पा रहा था कि वो किधर जाए। और विशेष रूप से 1939 में जब स्टालिन हिटलर के साथ जुड़ गया, तब यहाँ सीपीआई ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई काफ़ी तेज कर दी थी। 1941 में इसकी आलोचना होती है, ये कहा जाता है कि सीपीआई की ये लाइन जो है ये अतिवादी लाइन है, ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट लाइन है और इसे खत्म किया जाए और ये नई जनयुद्ध की लाइन, पीपल्स वॉर की लाइन जो है ये ली जाती है। पीपल्स वॉर का मतलब है कि ब्रिटेन के साथ मिलकर जर्मनी के खिलाफ लड़ाई, ब्रिटेन के खिलाफ पीपल्स वॉर नहीं है ये। तो इस तरह से ये जो स्टालिन के जिगजैग हैं, इनको हम देखते हैं कि 1928 में एक लाइन है, 1934 में दूसरी लाइन है, 1941 में तीसरी लाइन है, 1948 में फिर ये 1941 वाली जो लाइन है इसको पलट दिया जाता है, दत्त ब्रेडले थीसिस को पलट दिया जाता है। 1948 में झदानोव थीसिस आ जाती है। 1948 में स्टालिन कहता है कि भाई ये जो है पूरी दुनिया में एक विद्रोह का माहौल बन गया है, पूरी दुनिया में विद्रोह की स्टेज आ गई है और हमें जो है कम्युनिस्ट पार्टियों को जो है अब विद्रोह के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और इस तरह से सीपीआई को वो, और विशेष रूप से सीपीआई के जो अनुयायी यहाँ मजदूर किसान हैं, उनको जो है उकसाता है नेहरू सरकार के खिलाफ विद्रोह के लिए। और विद्रोह के चरम पे नेहरू के साथ समझौता कर लेता है। जैसे नेहरू जो है वो सोवियत कैंप में, सोवियत शिविर में जाने के लिए तैयार हो जाता है, उसके साथ समझौता कर लेता है और नेहरू की सरकार को प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील सरकार जो है
स्टालिन और स्टालिन के जो कोहोर्ट्स हैं यहाँ, वो उसको जो है प्रगतिशील सरकार जो है कहना शुरू कर देते हैं और दोबारा से वही पीसी जोशी लाइन जो है उसको रेस्टोर कर दिया जाता है रणदीवे लाइन को उलट करके। तो आप देखेंगे कि किस तरह से ये जो तमाम जिगजैग्स हैं, जिसके अंदर न सिर्फ तेलंगाना की बगावत को तबाह किया गया बल्कि उससे पहले भारत में स्वतंत्रता संग्राम के समय जो यहाँ मार्क्सवादियों का, कम्युनिस्टों का जो रोल हो सकता था और जो रोल उन्हें मिल सकता था आराम से, उस सारे रोल को, उस सारी भूमिका को तबाह कर दिया गया। सीपीआई को उठा करके सीधे सीधे जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी थे, जो सबसे बड़े दुश्मन थे यहाँ मेहनतकश जनता के, जो जिनका शासन था भारत के ऊपर, उनकी गोद में बिठा दिए गए। तो और उसका परिणाम ये हुआ 1941 में जो घात किया, ये जो गद्दारी की सीपीआई ने स्वतंत्रता संग्राम के साथ, स्वतंत्रता आंदोलन के साथ, उसका परिणाम ये हुआ कि इसकी जो लगाम है स्वतंत्रता आंदोलन की, वो कम्युनिस्टों के हाथ से निकल के गांधीवादियों के हाथ में चली गई। और एक बार गांधीवादियों के हाथ में जाने के बाद, उसके बाद बहुत ही आराम से जो बॉम्बे प्लान था, कम्युनल पार्टीशन का प्लान था, उसको जो है लागू कर दिया ब्रिटिशर्स ने, जिसमें सीपीआई उनके साथ साथ थी। सीपीआई इस सब में शामिल थी। सीपीआई का इस सब को जो है समर्थन था। 1947 में जब माउंटबेटन प्लान आया, माउंटबेटन प्लान को, उसको समर्थन देने वालों में सीपीआई भी थी। और माउंटबेटन प्लान के चलते भारत के कम्युनल पार्टीशन को और भारत में इतना बड़ा जो ये कार्नेज हुआ, जो कम्युनल कार्नेज हुआ, जो दुनिया के इतिहास में अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है, उसका कोई सानी नहीं है दुनिया के इतिहास में। 20 लाख लोग जिसमें मारे गए, 2 करोड़ लोग घायल और बेघर हुए, बलात्कार हुए, आगजनियाँ हुई। तो इस सारे के सारे कार्नेज के लिए अगर कोई मूल रूप से जिम्मेदार है तो सीपीआई है। और सीपीआई सबका तमाशा देखती रही, सीपीआई सबका तमाशा देखती रही, सीपीआई इसका समर्थन करती रही। और 1948 में अचानक इस सीपीआई को फिर क्रांति याद आई, फिर झदनोत्थिसिस और फिर रणदीवे लाइन, बीटी रणदीवे लाइन, जिसमें उन्हें जो है दोबारा से क्रांति याद आ गई। और उस क्रांति के याद आने पे ये जो निहत्थे किसान थे, इनको तोप के चारे की तरह इस्तेमाल करते हुए, नेहरू पर दबाव बनाने के लिए, सीपीआई को इस्तेमाल करते हुए, किसानों को इस्तेमाल करते हुए स्टालिन ने ये बगावत कराई, जिसमें इतना बड़ा कहना चाहिए कि आहुति उसने जो है निर्दोष निरीह किसानों की जो है डाली, अपने एक संकीर्ण और क्षुद्र उद्देश्य को पूरा करने के लिए, नेहरू सरकार को सोवियत शिविर में शामिल करने के लिए, जिसमें स्टालिन कामयाब भी हो गया। और इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि किस तरह से आप देखेंगे कि कमेंटर में जो है दत्त ब्रेडले थीसिस आ रही है, तो जो सीपीआई है वो उसके साथ जा रही है, झदानो थीसिस आ रही है तो उसके साथ जा रही है। और उसके बाद 1951 में जब स्टालिन जो है वो ब्रिटिश रोड टू सोशलिज्म सामने लाता है, ब्रिटिश रोड टू सोशलिज्म की थीसिस सामने लाता है, जिसमें स्टालिन जो है वो ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी को जो है ये निर्देश देता है कि अब दुनिया में ऐसी स्थिति, हालांकि ये जो ब्रिटिश रोड टू सोशलिज्म है इस पर भी अपने दस्तखत नहीं करता स्टालिन, अपने नाम से नहीं इसको सामने लाता। तो ये थीसिस जो है ये अनुशंसा करती है 1951 में कि पूरी दुनिया में जो है अब शांतिपूर्ण ढंग से, संसदीय ढंग से इनकलाब किया जा सकता है और हथियारबंद इनकलाब की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम देखते हैं कि 1948 में जो है झदनोत्थिसिस आ रही है, जो कह रही है कि पूरी दुनिया में इनकलाब का समय आ गया है, हथियार उठाओ। और 1951 में ब्रिटिश रोड टू सोशलिज्म आ रहा है, जिसमें यह आर्गुमेंट की जा रही है कि पूरी दुनिया में अब संसदीय शांतिपूर्ण रास्ते से जो है सत्ता ली जा सकती है। और ये क्यों कहा जा रहा है? ये इसलिए कहा जा रहा है कि इस समय तक 1951 तक जो डस्ट है वो सेटल हो गई है चीन में। चीन जो है वो
स्टालिन के नियंत्रण में आ गया है। भारत सरकार, नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार जो है वो कॉमनवेल्थ के बजाय सोवियत कैंप की तरफ जो है, सोवियत शिविर की तरफ खिसक गई है। और स्टालिन ने इस तरह से ब्रिटेन की कमर तोड़ के, विशेष रूप से, और दूसरी साम्राज्यवादी ताकतों की कमर तोड़ के, जिसमें अमेरिका भी है, अमेरिका को चीन से, चांग शेक को बाहर निकाल करके, तो इनकी कमर तोड़ के अपने लिए ऐसी स्थिति बना ली है कि मॉस्को में उसकी सत्ता को जो है अब कोई खतरा नहीं है। जो धुरी राष्ट्र हैं उनको ख़त्म किया जा चुका है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो इसके साथ ही तब स्टालिन जो है वो 1951 में, तब ये ब्रिटिश रोड टू सोशलिज्म के जरिए थीसिस जो है सामने रखवाता है कि अब किसी तरह की बगावतों की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह के मारकाट और संघर्षों की ज़रूरत नहीं है, अब शांतिपूर्ण संसदीय रास्ते से जो है सत्ता ली जा सकती है। और इसके साथ ही 1951 में हम देखते हैं कि ब्रिटिश ये जो सीपीआई है ये भी एक पलटी मारती है, जिसमें बीटी रणदिवे को जो है आप देखते हैं कि उसको पार्टी से अलग कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है रणदिवे की पूरी टीम को। यही बीटी रणदिवे जिसका इस्तेमाल किया गया था यहाँ जदानोव थीसिस को लागू करने के लिए 3 साल पहले, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। उससे पहले हम देखते हैं 1941 में किस तरह से जो पीसी जोशी लाइन है उसे लागू किया जाता है। 1948 में पीसी जोशी और उसके समर्थकों को बाहर निकाल दिया जाता है सीपीआई से। तो ये आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा, ये पूरी की पूरी जो राजनीति है, इस राजनीति के पीछे जो एकमात्र प्रेरक शक्ति, एकमात्र जो दिशा है, वो ये है कि किस तरह से मॉस्को के अंदर स्टालिन की जो ब्यूरोक्रेटिक ताकत है वहाँ, जो पूरी दुनिया में क्रांतियों का गला घोटने के लिए इस्तेमाल हो रही है, किस तरह से उसे सुरक्षा दी जा सकती है। ये सारी की सारी जो कवायद है, ये सारी की सारी जो लाइंस हैं, इनके पीछे किसी भी तरह का अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य नहीं है, किसी भी तरह की अंतर्राष्ट्रीय क्रांति को ये सपोर्ट नहीं कर रही हैं, किसी भी तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्रांति के साथ बंधी हुई नहीं है। इनके पीछे खालिस निपट राष्ट्रवादी उद्देश्य हैं स्टालिन के, जिन्हें लेकर वो दुनिया भर की कम्युनिस्ट पार्टियों को अपने औजार की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिन कम्युनिस्ट पार्टियों को औजार की तरह से इस्तेमाल किया गया और बहुत बड़े नुकसान हुए, उनमें कम से कम हम कहेंगे कि ये 4 कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, जिसमें चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है, जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी है, स्पेनिश कम्युनिस्ट पार्टी है और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है। सबसे ऊपर सबसे बड़ा नुकसान जो है वो भारत में हुआ। न सिर्फ तेलंगाना की इस बगावत में 50,000 से ज़्यादा लोगों को कत्लेआम हुआ, बल्कि 1947 में ये जो सत्ता यहाँ बूर्जोजी के हाथ में आ सकी, जो 20 लाख लोग मारे गए, 2 करोड़ से ज़्यादा बेघर और घायल हुए, और पूरे सब कॉन्टिनेंट का पार्टीशन हो गया। इसके लिए अगर किसी की हम जिम्मेदारी सबसे ऊपर नियत कर सकते हैं तो वो स्टालिन और उसके नेतृत्व वाला कॉमिंटर्न है, जिसने यहाँ सीपीआई को मजबूर किया स्वतंत्रता आंदोलन के साथ गद्दारी करने के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन की पीठ में छुरी घोंपने के लिए, और उसे ब्रिटिश सरकार के साथ उसकी दुम के साथ बांध दिया। और इसके चलते यहाँ जो लीडरशिप है, स्वतंत्रता आंदोलन का जो नेतृत्व है, वो गांधीवादियों के हाथ में चला गया। और जिन्होंने गांधीवादियों में ये तमाम लोग, नेहरू, पटेल, अंबेडकर, तमाम लोग थे जिन्होंने उसको जो है अल्टीमेटली बूर्जुआ सत्ता को यहाँ स्थापित कर दिया। और इस तरह से जो क्रांतिकारी संघर्ष था उसका गला घोट दिया गया। 1947 हो गया। 1947 में बॉर्डर के दोनों तरफ, पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी, यहाँ एक तरह के ये सांप्रदायिक 2 राष्ट्र बन गए, और यहाँ दोनों जगह बूर्जुआजी जो है वो सत्ता में आ गई। और भगत सिंह का जो सपना था यहाँ पूरे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर एक समाजवादी शासन स्थापित करने का, वो पूरी तरह से खत्म हो गया। और इसके ख़त्म होने के साथ 1947 के साथ ये जो रेडिकलाइजेशन हो रहा था, जो तेलंगाना की बगावत के तौर पे जो है सामने आया था, इसको एक औजार बना के स्टालिनवादी ब्यूरोक्रेसी ने इस्तेमाल किया, और इसका जो है बाद में
गला घोट दिया। जैसे उसका नेहरू के साथ समझौता हो गया, उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और फौज के सामने इनको जो है निहत्था छोड़ दिया, जिसमें इतने लोग जो है सब मारे गए, इतना कत्लेआम हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी को बहुत बड़ी इसकी जो है कीमत चुकानी पड़ी। और हर बार हम देखते हैं कि जब जिस लाइन को लागू किया जा रहा है, पीसी जोशी लाइन को लागू किया जा रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि यही एकमात्र क्रांतिकारी लाइन है। रणदीवे लाइन को लागू किया जा रहा है तो कहा जा रहा है कि यही एकमात्र क्रांतिकारी लाइन है। ब्रिटिश रोड टू सोशलिज्म को लागू किया जा रहा है, यही एकमात्र क्रांतिकारी लाइन है। और हम देखते हैं कि जितनी भी क्रांतिकारी लाइनें हैं जिनको स्टालिन और उसके ये सहयोगी क्रांतिकारी लाइन बताए, सब एक दूसरे के ठीक उलट है। और ये इस तरह से चल रहा है जैसे एक चक्रव्यूह की तरह से जो है, एक चक्रव्यूह की तरह से इसको जो है चलाया जा रहा है कि कभी एक लाइन, कभी दूसरी लाइन, अभी ये लाइन और अभी ठीक उसके उल्टी लाइन। आप देख रहे हैं 1948 में कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में इनकलाब तैयार है और हथियारबंद विद्रोह की जो है स्टेज आ गई है। और 1951 में कहा जा रहा है कि विद्रोह की कोई ज़रूरत नहीं है, हथियारबंद विद्रोह की ज़रूरत नहीं है, ब्रिटिश रोड टू सोशलिज्म आ गया कि अब जो है शांतिपूर्ण साधनों से, संसदीय साधनों से जो है सत्ता ली जा सकती है। तो तेलंगाना की ये जो बगावत थी, जो इसका अपना एक चरित्र था, और वो चरित्र ये था कि इस बगावत की जो चिंगारियां हैं, अगर उन्हें ठीक से प्रयोग किया जाता, अगर ठीक से इस्तेमाल किया जाता इस रेडिकलाइजेशन का, तो इस रेडिकलाइजेशन के जरिए कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ नेहरू की सरकार को अव्वल तो बनने नहीं देती। अव्वल तो 1947 हो नहीं सकता था, और अगर हो गया था तो उसके बाद नेहरू की सरकार को उलटने के लिए इस रेडिकलाइजेशन का बहुत बढ़िया तरह से जो है इस्तेमाल किया जा सकता था। इस क्रांतिकरण का जो हो रहा था, जिसमें तमाम ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में एक आम उभार की स्थिति बन रही थी। लेकिन स्टालिनवादियों ने, जिसमें सीपीआई के तमाम नेता शामिल थे, जिसमें कॉमिंटर्न के नेता शामिल थे, तीसरे इंटरनेशनल के नेता जो स्टालिन के नेतृत्व में संगठित थे वो शामिल थे, उनके ऊपर इन्होंने मिलकर इस लहर को, ये जो लहर उठ रही थी, इसको पूरी तरह से तबाह कर दिया। इसी लहर के शीर्ष पर हमने देखा कि नौसेना की बगावत 1946 में नौसेना की बगावत प्रकट हुई थी, उसको तबाह कर दिया, इस पूरी लहर को तबाह कर दिया। और इसको तबाह करते हुए यहाँ 1947 में न सिर्फ ताकत जो है, जो सत्ता है, वो बूर्जुआजी के हाथ में दे दी। और ये बूर्जुआजी साथियों इतनी कमज़ोर थी, हम इस बात को समझ लें, ये बूर्जुआजी इतनी कमज़ोर थी कि लड़ करके कभी भी ताकत नहीं ले सकती थी। इस बूर्जुआजी के पास था ही कुछ नहीं, इसके पास ना अपनी फौज थी, ना इसके पास लड़ने वाले लोग थे, ना इसके पास कुछ भी नहीं था। इसने ब्रिटिश सत्ता के साथ समझौता करके सत्ता ली, और इस बूर्जुआजी के खिलाफ जो संघर्ष था, वो हमें लगता है कि दुनिया में उस वक्त में सबसे आसान संघर्ष था। लेकिन सीपीआई ने इस संघर्ष को चलाने से मना कर दिया। स्टालिन के नेतृत्व में सीपीआई बहुत शुरू से ये कोशिश करती रही कि किसी तरह से नेहरू के ऊपर दबाव डाल के उसे सोवियत शिविर के साथ जो है बांध दिया जाए। नेहरू की सरकार को उलटने के लिए, उसका तख्ता उलटने के लिए कोई भी संजीदगी के साथ कोशिश नहीं की गई। और 1951 के बाद से तो सीपीआई पूरी तरह से नेहरू की सरकार के साथ बन गई। उसने मान लिया कि नेहरू की सरकार एक प्रगतिशील सरकार है, और हमारा काम जो है सिर्फ नेहरू की सरकार को थोड़ा सा वाम की तरफ धकेलना है, बस। ये सीपीआई का कुल कार्यभार बन गया। तो हम देखते हैं ये स्टालिन की जो नीतियां हैं, जो लेनिन की मृत्यु के बाद ही शुरू हो जाती हैं, हम जिसके साथ साथ उसकी वो साजिशें भी चलती हैं, जिसमें वो लेफ्ट अपोजिशन का सफाया करता है। लेफ्ट अपोजिशन जहाँ जहाँ इसका विरोध करता है, मसलन लेफ्ट अपोजिशन ने चाइनीज़ रेवोल्यूशन में चांगकाई शेक के साथ मोर्चे बनाने का विरोध किया, उसने चांगकाई शेक के सामने समर्पण का विरोध किया, उसने लेफ्ट लियोन ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में संगठित लेफ्ट अपोजिशन ने मजदूर वर्ग की स्वतंत्रता पर, उसकी केंद्रीय भूमिका पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, बहुत ज़्यादा जोर डाला। तो उस लेफ्ट अपोजिशन का, पूरे अपोजिशन का जो है सफाया कर दिया गया। और
उसके बाद मॉस्को ट्रायल्स में उसका सफाया कर दिया गया। तो हम देखते हैं कि स्टालिन की जो नीति है किस तरह से वहाँ चीनी क्रांति को तबाह करती है। चांग काई शेक के साथ, वांग चिंग वी के साथ मोर्चे बनाकर उनके हाथ मरवाती है। मजदूरों को, किसानों को, कम्युनिस्ट काडरों को, 2 लाख काडरों का वहाँ कत्लेआम कराती है। उसके बाद जर्मनी में कत्लेआम कराती है। जर्मनी में हिटलर के सत्ता में आने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। स्पेन में सीधी सेनाएं भेजकर वहाँ क्रांति को स्टालिन कुचलता है। और स्पेन के बाद जो है आप देखते हैं कि भारत में जो बड़ी गद्दारी सीपीआई करती है 1941 में, सीधे छुरी भोंक देती है स्वतंत्रता संग्राम की पीठ में, तो वो स्टालिन की वजह से। और उसके बाद तेलंगाना का ये संग्राम, ये तबाही, पहले इस संग्राम को संगठित कर किया जाना जो अपने आप में बड़ी बेहूदगी थी कि आप किसी एक पॉकेट में इस तरह का जो है किसान संघर्ष संगठित कर रहे हैं, और वो भी बिना किसी तैयारी के, बिना किसानों को हथियारबंद किए, बिना कोई भी जो है उसके लिए ज़मीन तैयार किए, और उसके बाद जो है उसको आप अनाथ छोड़ देते हैं, उसको आप तबाह होने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये जो राजनीति है स्टालिनवादियों की, ये जिगजैग सारा क्रांति से गद्दारी, इसको समझने की ज़रूरत है। और इसको हम तेलंगाना के बरक्स, तेलंगाना के जरिए, तेलंगाना की किसानी बगावत के जरिए बहुत बेहतर तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। इसकी जो पृष्ठभूमि है थोड़ा सा लंबी हो गई, लेकिन ये मुझे इसलिए आप साथियों को बतानी पड़ी कि ताकि हम समझ सकें कि तेलंगाना तक आते आते ये जो स्टालिन की जो नीतियां थी ये किस तरह से दुनिया भर में कम्युनिस्ट पार्टियों को और क्रांतियों को ये तबाह कर रही थी। और ये जो तेलंगाना में जो कुछ हुआ ये अपने आप में कोई अलग, कोई विरल घटना नहीं थी, बल्कि ये उन तमाम अपराध कर्मों की, उस तमाम जंजीर की, उस तमाम श्रृंखला की एक कड़ी था। उन अपराध कर्मों को स्टालिनवादियों ने जिन अपराध कर्मों को अंजाम दिया था, उन अपराध कर्मों में से जो है ये एक महत्वपूर्ण कड़ी था तेलंगाना। तेलंगाना की बगावत के कुचले जाने के बाद आप देखते हैं कि यहाँ जो नेहरू सरकार है उसने अपने आप को काफ़ी सुदृढ़ कर लिया। ये जो निर्मम दमन था तेलंगाना की बगावत का, इसने भारत भर में ये संदेश भेजा कि नेहरू सरकार के खिलाफ संघर्ष नहीं किया जा सकता, मिलिटेंट संघर्ष नहीं किया जा सकता। और ये जो तेलंगाना की बगावत थी ये पूरी तरह से संघर्ष के उसूलों के भी खिलाफ थी। इस बगावत को किसी भी तरह से मजदूरों की लीडरशिप नहीं दी गई थी, और तेलंगाना में ही नहीं, इन किसानों को ही तैयार करने में नहीं बल्कि भारत के स्तर पर भी इस क्रांतिकारी संघर्ष के लिए कोई तैयारी नहीं थी। और तैयारी इसलिए नहीं थी कि उद्देश्य क्रांति था ही नहीं, उद्देश्य सिर्फ संकीर्ण सा, एक मामूली सा उद्देश्य था कि नेहरू सरकार के ऊपर एक दबाव डाला जाए, उसे टेरराइज कर दिया जाए, उसे डरा दिया जाए। अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही थी जो मॉस्को ब्यूरोक्रेसी थी भारत में, और इसके लिए उसने कम्युनिस्ट पार्टी को और किसानों को, विद्रोही किसानों को जो है उसने हथियार बनाया, उन्हें बलि का बकरा बनाया, तोप का चारा बनाया। तो ये तेलंगाना की जो बगावत है उसका इतिहास है। 1 घंटे से ऊपर हो गया साथियों, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने कार्यक्रमों को 1 घंटे में हम समेटें। ज़्यादा लंबा होने से फिर साथी जो है वो बोर भी होने लगते हैं। तो ये कार्यक्रम है। ये कॉमरेड जो भी कॉल कर रहे हैं वो गलत नंबर के ऊपर कॉल कर रहे हैं, इस नंबर के ऊपर कॉल नहीं करें, दूसरे नंबर पे कॉल करें जो नंबर हमने अपने इस नोटिस में दिया, जो हमने एडवर्टाइजमेंट दिया है इसके लिए, कार्यक्रम के लिए, उसमें जो हमने नीचे नंबर दिया, तो साथी उसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। हाँ, नवदीप कह रहे हैं कि तेलंगाना मेथड वाज रिपीटेड इन नक्सलबाड़ी मूवमेंट। दरअसल नक्सलबाड़ी को हम इससे अलग करेंगे, हम नहीं कहेंगे कि तेलंगाना को रिपीट किया, क्योंकि तेलंगाना के पीछे जो साजिश थी वो
नक्सलबाड़ी के पीछे मामला दूसरा था। नक्सलबाड़ी पे हमने अलग से कार्यक्रम किया था और उसके अंदर हमने जो है बात रखी थी। तो नक्सलबाड़ी का जो मामला है, नक्सलबाड़ी का मामला दूसरा था। और नक्सलबाड़ी में तो और भी मामले शामिल थे जिसमें सीआईए का बड़ा पेनिट्रेशन था उन ग्रुप्स और पार्टीज़ के अंदर जो नक्सलबाड़ी को जो है लीडरशिप दे रही थी। तो ये दोनों अलग डायनेमिक्स थे, जो तेलंगाना का और नक्सलबाड़ी का। तो तेलंगाना को हम समझ लें कि तेलंगाना को समझना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण भी है साथियों कि तेलंगाना जो है ये 1947 में भारतीय बूर्जुआजी के सत्ता में आने के तुरंत बाद ये अस्तित्व में आया था। तेलंगाना की बगावत अस्तित्व में आई थी, बहुत ही मजबूत किसानी बगावत थी। और ये एक ऐसी बगावत थी जो देश भर में इस बगावत की चिंगारियां दे सकती थी, मजदूर वर्ग को भी जगा सकती थी और जगा भी रही थी। एक जनरल रेडिकलाइजेशन होता है, लेकिन वो सारा रेडिकलाइजेशन जो है वो दब गया। सीपीआई जो है वो इस सब से पीछे हट गई। 1951 में जैसा मैंने आपको बताया कि बीटी रणदेव और उसकी सारी पार्टी, उसके सारे ग्रुप को पार्टी से निकाल दिया गया और पार्टी जो है वो पीसफुल पाथ जो ब्रिटिश रोड टू सोशलिज्म था उसके ऊपर लौट आई कि आगे के लिए हम सब संसद के अंदर संघर्ष करेंगे। और ये लाइन ब्रिटिश रोड टू सोशलिज्म ये फिर से स्टालिन की दी हुई लाइन थी। तो स्टालिन के जो जिग जैग हैं, कभी वो कह रहा था कि बगावत का समय आ गया है, हथियारबंद बगावत का समय आ गया है, कभी कह रहा था कि संसदीय ढंग से लड़कर के क्रांति की जा सकती है। उसके बारे में लियोन ट्रॉट्स्की ने सही लिखा था कि ये जो है मरघट के अंदर शहनाई बजाता है और शादी के अंदर जो है ये बीन बजाता है। तो ये जो स्टालिन की नीतियां थी, लेकिन इन नीतियों का ये नहीं था, हम ये नहीं कह रहे कि स्टालिन की जो है कोई विजडम इसके पीछे नहीं। स्टालिन की विजडम थी इसके पीछे। स्टालिन की विजडम थी जो नेशनलिस्ट विजडम थी, सोशलिज्म इन वन कंट्री को सपोर्ट करती थी। वो स्टालिन की जो मॉस्को में सत्ता थी, जो प्रतिक्रियावादी सत्ता थी अपने आप में, उसको सपोर्ट करती थी। स्टालिन नहीं चाहता था कि दुनिया के किसी दूसरे हिस्से पे सरवारा जो है वो सत्ता ले, चाहे वो चीन हो या भारत हो। वो नहीं चाहता था कि दूसरे हिस्से पे सरवारा क्रांति हो। उसे सबसे बड़ा डर ये था कि अगर कहीं सरवारा क्रांति होती है तो उसकी जो सत्ता है, उसकी अपनी जो सत्ता है मॉस्को में, फिर वो नहीं बचेगी। क्रांति जो है वो उसकी सत्ता को उखाड़ फेंकेगी। उसे ये डर था कि अगर मान लो चीन या भारत में क्रांति होती है तो तुरंत ही जो सोवियत सरवारा है वो उसकी भी सत्ता को उखाड़ फेंकेगा। तो स्टालिन पूरी दुनिया के अंदर, स्टालिन का जो रोल था वो ये था कि किसी तरह से क्रांति को रोका जाए। और इसी रोल में, इसी भूमिका को अदा करते हुए उसने तेलंगाना को अपने एक औजार के तौर पर इस्तेमाल किया, अपनी किलेबंदी के लिए इस्तेमाल किया। औपनिवेशिक सत्ता के चले जाने के बाद यहाँ जो बूर्जुआजी बची थी, जिसके हाथ में सत्ता थी, नेहरू सरकार जो थी, उसको उसके ऊपर दबाव बनाकर कॉमनवेल्थ से अलग करके अपने साथ लेने के लिए उसका इस्तेमाल किया। तो ये संकीर्ण उद्देश्य थे जो दरअसल एक देश में समाजवाद के उसके प्रोजेक्ट से प्रभावित थे और जो पूरी तरह से विश्व समाजवादी क्रांति के उस उसूल के और उस प्रोजेक्ट के खिलाफ थे, जिसको लेकर अक्टूबर क्रांति हुई थी और जिसे लेकर लेनिन और ट्रॉट्स्की ने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की, तीसरे इंटरनेशनल की स्थापना की थी, जिस उद्देश्य के लिए लाल सेना की स्थापना की थी। तो वो सब कुछ जो है तबाह कर दिया गया था। तो ये जो तेलंगाना की किसानी बगावत है, इससे हमें ज़रूरी सबक निकालने चाहिए। जब बहुत सारे साथी हमसे पूछते हैं कि हम स्टालिनवाद की आलोचना क्यों करते हैं, हम स्टालिन की आलोचना क्यों करते हैं, तो उस आम आलोचना में आपको उसका उत्तर मिले, आप उसका उत्तर उस आम आलोचना में ढूंढ सकें, उसके लिए ज़रूरी है कि जो अलग अलग देशों में अलग अलग समय पे ये स्टालिनवादी कॉमिंटर्न और स्टालिनवादी पार्टियां उसके साथ बंधी हुई अपनी भूमिका अदा कर रही थी, आप उसको समझना सीखें। आप उसको समझें कि किस तरह से स्टालिन के नेतृत्व वाला ये कॉमिंटर्न, ये ब्यूरोक्रेसी, मॉस्को ब्यूरोक्रेसी, उसके नेतृत्व में चलने वाली जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं वो क्रांतियों को तबाह किए दे रही थी, एक के बाद दूसरी क्रांति को जो है वो तबाह कर रही थी। तो ये जो है महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं
जिनको सभी साथियों को जो है समझना चाहिए। तो ये तेलंगाना पर हमारा कार्यक्रम था, लगभग 1.25 घंटा हो गया है। तो कोई साथी अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं इसको लेकर के तो पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। नंबर आपको दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट में दिया, अभी कॉमरेड सविता जी ने यहाँ भी डाला है नंबर। तो कोई साथी अगर इसके ऊपर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आज का जो ये डिस्कशन है, आज की जो चर्चा है तेलंगाना पर, इसे जो है बंद करेंगे, इसे ख़त्म करेंगे। तो मैं 1 मिनट के लिए इंतज़ार करूँगा कि साथी अगर कोई पूछना चाहते हैं तो वो पूछ लें, नहीं तो हम इसको जो है बंद करेंगे। ये हमने आज जो बातें की हैं इसमें हमने कोई दृष्टिकोण नहीं रखा है, हमने सिर्फ जो इतिहास के जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनको हमने नरेट किया है। इसमें हमें बार बार आगे पीछे जाना पड़ा है, और जो ज़रूरी था उसके बिना हम इसको समझ नहीं सकते थे। हम अगर मान लीजिए 1924 से शुरू करके बस 48 तक आते, तेलंगाना तक आते, तो हम इसे नहीं समझ सकते थे। इसमें हमें बार बार आगे पीछे जाना पड़ा, और इसी तरह से हम तेलंगाना के मुद्दे को सर समझ सकते थे। तो साथियों, हम लोग बात करेंगे, और देश में जो दूसरी बगावतें हैं, जो दूसरे विद्रोह हैं, नक्सलबाड़ी पे हमने इससे पहले बात की थी, श्रीकाकुलम, मुशरी जैसे और दूसरे विद्रोह हैं, उन पर भी हम धीरे धीरे कार्यक्रम रखेंगे। लेकिन नवदीप, आपने कहा है कि आपने अपना क्वेश्चन पूछ लिया है, आप अगर यहाँ रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आप फ़ोन पर बताएं अपना क्वेश्चन जो है, अपना प्रश्न, तो अच्छा रहेगा, या उसको दोबारा आप टाइप करें, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ उस समय मैं आपका क्वेश्चन नहीं देख सकता। तो आप अगर अपना क्वेश्चन दोबारा रखें या फ़ोन करके आप अपना क्वेश्चन उठाएं ताकि दूसरे साथी भी उसको सुन सकें तो बेहतर है। तो ये तेलंगाना को लेकर साथियों को विशेष रूप से, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि स्टालिनवादी जो हैं ये अपने इतिहास पर नहीं जाना चाहते, ये पीछे मुड़कर इसलिए नहीं देखना चाहते कि जैसे ही आप इतिहास को खोलते हैं, आप तेलंगाना को खोलते हैं, आप नक्सलबाड़ी को खोलते हैं, आप इनका कहीं भी कोई भूमिका खोलते हैं, इवन संसद में भी आप इनकी भूमिका को खोलते हैं, तो इनके जो क्राइम्स हैं, इनके जो क्रिमिनल एक्ट्स हैं, ब्लडी एक्ट्स हैं, वो सामने आने लगते हैं। कॉमरेड नवदीप, मैं नहीं पढ़ सकता इस तरह से, मेरे सामने ये स्क्रीन है। आपको अगर क्वेश्चन पूछना है फ़ोन कर लें या उस क्वेश्चन को दोबारा डालें आप। तो इनके वो जो क्राइम्स हैं, जो क्रिमिनल एक्ट्स हैं, वो सामने आने लगते हैं, और इसलिए ये जो स्टालिनवादी पार्टियां हैं, स्टालिनवादी नेता हैं, ये उन सवालों पर नहीं जाना चाहते। हाँ नवदीप, आप पूछ रहे हैं व्हाट इंटरेस्ट स्टालिन हैड वेयर, बताइए। आप फ़ोन करें, फ़ोन पर पूछें, आप फ़ोन करके पूछें अपना क्वेश्चन जो है। हैड इन कीपिंग इंडिया आउट ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज। हाँ, ये आपने ठीक पूछा है नवदीप। मैंने आपको बताया किस तरह से 1948 में ब्रिटेन के साथ जो समझौता था स्टालिन का, वो टूट गया था, और 1948 में ब्रिटिश और फ्रेंच इंपेरियलिस्ट ने उन टेरिटरीज के ऊपर एनक्रोचमेंट शुरू कर दी थी जो स्टालिन के हिस्से में आए थे, पॉट्सडम, याल्टा और तेहरान की संधियों में। इनके बीच में राइवलरी बढ़ने लगी थी, और इस राइवलरी के चलते दुनिया भर में ये जो खास तौर से जो एक्स कॉलोनियल गवर्नमेंट्स थी, जो नए नए देश आज़ाद हुए थे, उनकी जो सरकारें थी, उनको अपने साथ मिलाने के लिए, उनको अपने नियंत्रण में लेने के लिए जो है इनके बीच में खींचतान चल रही थी। एक तरफ ये साम्राज्यवादी थे, पूंजीवादी देश थे, दूसरी तरफ स्टालिन का सोवियत संघ था, स्टालिन के नेतृत्व वाला सोवियत संघ था, स्टालिनवादी ब्यूरोक्रेसी थी। इनके बीच में खींचतान शुरू हो गई थी 1948 में कि किस तरह से इन देशों को अपने अपने शिविर में मिलाया जाए। तो इसलिए स्टालिन ये चाहता था कि नेहरू की सरकार जो है वो कॉमनवेल्थ से डिस्टेंस बनाए और सोवियत संघ के साथ आए, और इस प्रोजेक्ट में, इस उद्देश्य में वो कामयाब भी हो गया था। नेहरू ने अपने आप को गुटनिरपेक्ष घोषित कर दिया था। गुटनिरपेक्ष का मतलब ये था कि वो कॉमनवेल्थ से दूरी बना रहा है, और हम सब जानते हैं कि उसके बाद
नेहरू जो है वो विशेष रूप से सोवियत संघ के प्रति उसका जो है रुझान रहा, और सोवियत संघ के साथ जो है वो स्टालिनवादी ब्यूरोक्रेसी के साथ नेहरू जो है वो जुड़ा रहा। तो